मूलभूत आपका एक वोट और लाखों करोड़ों की जिंदगी को बेहतर करना, मूल विषय ये है। अब मैं शुरुआत करता हूं कि झारखंड में चुनाव कुछ आधारों पर लड़े जा रहे हैं। पहला है मैया सम्मान योजना, दूसरा है गोगो दीदी योजना। एक कह रहा है 500 में सिलेंडर देंगे, एक कह रहा है 450 में सिलेंडर देंगे, एक ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, एक ने कहा 2.5 लाख पद भरेंगे। ठीक है, ये इनका अपना अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है जिस पे भविष्य में ये अपना काम करेंगे। इनको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन झारखंड का जो मुख्य मुद्दा है, हम उस पर आज बात करेंगे कि आपका एक वोट कैसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है। झारखंड की मूलभूत समस्या क्या है, मैं आपको इससे अवगत कराता हूं। सबसे बड़ा समस्या झारखंड में पलायन का है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था की है। चौथा बड़ा मुद्दा झारखंड वासियों को पर्याप्त भोजन, पौष्टिक आहार अनाज के साथ मिले, उसकी है, ताकि आने वाले समय में वो समाज के लिए बेहतर योगदान कर सके। वो खुद बीमार रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। पहला मुद्दा पे जो है प्रवास का, आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जाती है एलपी, अल्लाह पूजा एक्सप्रेस बोलते हैं उसको। अगर आपने उस ट्रेन से सफ़र किया होगा तो उस ट्रेन में कभी भी आपको वो ट्रेन खाली नहीं जाती है। वो इतनी भीड़ से भरी होती है कि लोगों को पैर रखना मुश्किल होता है। आए दिन लोग यात्रा करने बोलते हैं उस ट्रेन में बड़ी भीड़ होगी, उस ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन क्या उस भीड़ का कारण को आप जानते हैं कि वो भीड़ किस कारण है होती है? मैं उस ट्रेन से गया हूँ। उसमें मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर काम की तलाश में जाते हैं। संख्याओं में लोग यहाँ से जाते हैं। और उसमें वैसे लोग हैं, वो वे मजदूर हैं जिनमें कुछ विशेष तकनीकी योग्यता नहीं होती है। वे हैंडलूम इंडस्ट्रीज, जिसको हथकरघा उद्योग बोलते हैं, उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कोई बैग सीने के लिए किसी कंपनी में ठेकेदार के अंदर में मजदूरी करने के लिए 12-15 हज़ार की नौकरियों के लिए चले जाते हैं। उनका परिवार का सारा सदस्य, उनकी पत्नी, उनकी बच्चे झारखंड के किसी गांव में उनके लौटने का, साल 6 में लौटने का उनका इंतज़ार करते हैं कि कब वो आएंगे और हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। हमारा सवाल इस बात का है, जब वो आदमी हाथ से काम कर सकता है, जब जाकर वहाँ पर उसको ईंटा ही उठाना है, जब जाकर के वहाँ पर उनको बैग ही सीना है, जब जाकर के उनको वहाँ पर किसी दूसरे के स्वाधीन काम ही करना है, तो झारखंड में जो 40% खनिज संपदा पाई जाती है, जमशेदपुर, बोकारो, झरिया कोयला खदान, आपको पता है झरिया कोयला खदान की कीमत क्या है? अगर आज झरिया कोयला खदान से कोयला को निकालना बंद कर दिया जाए तो भारत के कई उद्योग बंद हो जाएंगे। एक आप अगर जानकार होंगे तो कुछ मूलभूत उद्योग होते हैं, जिसमें लोहा इंडस्ट्रीज आता है। सिंहभूम से लोहा निकाला जाता है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, एरोप्लेन, गाड़ियां बनती हैं उससे। तो यहाँ के लोग, उनको इन उद्योगों में काम नहीं मिलता है। एक दिन मैं बता रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा था, मैं रांची जा रहा था परीक्षा देने के लिए, हमारा किसी चीज़ का एग्ज़ाम था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला हमको, हम बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोला भैया केरला जा रहे हैं। हमने केरला क्यों जा रहे हो? तो काम करने के लिए। हमारे यहाँ काम नहीं मिलता है। तो मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का उसने बात उठाया, उस बोलती मेरी ज़मीन गई है इस इंडस्ट्रीज को लगाने में। और वहाँ की एक स्थानीय नेता है, मैं बाहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहीं का एक स्थानीय नेता है जिसका प्रभाव उस क्षेत्र में रहा, काम नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को 12-15 हज़ार का काम अगर यहीं मिल जाए, वो कुछ कमा भी लेगा, कुछ स्वरोजगार भी कर लेगा,
पलायन रुकेगा और जिस क्षेत्र में ये काम करने जा रहे हैं वहाँ के क्षेत्रों का रोजगार भी नहीं बटेगा, वहाँ के लोगों को वहीं काम मिलेगा। तो बात है राजनीतिक नेता जो हैं, ये किसी भी पार्टी का हो, ये नेता को सिर्फ राजनीति बनाकर मुद्दे पर राजनीति करनी है, मुद्दे पे काम नहीं करना है। दूसरी मैं बात आता हूं शिक्षा व्यवस्था पर। आपको पता होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार और हम झारखंड वासी, पहले बिहार झारखंड एक थे। जनसंख्या को और आदिवासी आबादियों को देखते हुए विकास का माध्यम बना करके दोनों को अलग कर दिया गया। लेकिन आज बिहार पूरे देश भर में शिक्षा व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पर आता है और झारखंड निचले स्तर पर दूसरे पायदान पर है। 24 साल झारखंड को बने हो गए और 112 साल बिहार को बने हो गए। मैं आपको बता रहा हूं 1912 में बिहार बना था। वहां के या यहाँ के राजनेताओं ने ऐसा कौन सा काम किया जो शिक्षा व्यवस्था को ऊपर नहीं उठा सके? जातिवाद, धर्म, ये अपनी अपनी विचारधारा अपने जगह, हर समुदाय को अपने अधिकार, अपने लिए लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब बात देश की, समाज की आती है, फिर ये मुद्दे कहां चले जाते हैं? आज झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है। गांव में आप जाइए, गांव में जाकर देखिए, एक गांव, कोई गांव है, उससे 10 किलोमीटर पर कोई एक छोटा सा स्कूल खुला हुआ है। अब बताइए कि उस जो बच्चे अगर छोटे हैं, कम उम्र है उनकी, वो स्कूल किस माध्यम से जाएंगे? साइकिल के माध्यम से जाएंगे, कोई पहुंचाएगा, कोई लाने जाएगा। लेकिन अगर गांव के बगल में ही उनकी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए तो कम से कम एक जो बाल अवस्था होती है बच्चों की, जो सीखने की व्यवस्था होती है, वहां से शिक्षा तो प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार बहुत कम काम करती है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा व्यवस्था है रोजगार की। एक नेता ने कहा, आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 5 साल की मैं बात बता रहा हूं। आप अगर 5 साल पीछे चले जाइए, 19 से 24 चले आइए, आपको हर दिन कोई ना कोई विभाग से संबंधित, कोई ना कोई नौकरी से संबंधित, कभी सिपाही भर्ती, कभी सचिवालय भर्ती या किसी चीज की भर्ती के लिए लोग खड़े रहते थे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आज जिस परीक्षा को सरकार ने कराया, ये सारी व्यवस्थाएं की, नेट बंद किया गया, सब किया, ये परीक्षाएं 3 साल 2 साल पहले क्यों नहीं कराई गई? ठीक है, 2.5 साल कोरोना था, 2 साल का तो समय था। पेपर लीक होने के बाद भी आपके पास पर्याप्त, उनको लगता है कि लगभग 6 महीने का समय था, तो अंतिम समय में परीक्षा करा लिए आप। और आप अब ये चुनाव का भविष्य तय करेगा कि इस परीक्षा का परिणाम निकलेगा या परीक्षा का परिणाम खत्म हो जाएगा। एक पार्टी ने घोषणा किया है कि मैं आते ही रिजल्ट निकालूंगा, और दूसरी पार्टी ने बिना जांच के आधार पर कह दिया कि रद्द कर दूंगा। मतलब आप दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो ग्रेजुएट कमीशन क्वालिफाइड छात्रों से ज्यादा समझदार हैं। यहां छात्रों के अधिकार को कुचल के इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड में कुछ कोचिंग संस्थान वाले हैं, इनको ये नहीं पता है कि वो मास्टर हैं, उनका काम है पढ़ाना, छात्रों के लिए लड़ना। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो एक राजनीतिक दल में जाकर के उसका समर्थन कर रहे हैं और छात्रों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कितने जानकार हैं ये लोग, आपको इस बात को समझना होगा। आज सड़कें देखिए, मैं जिस जगह पे रहता हूं ना, ये सड़क है, इस सड़क पर दोनों तरफ से मकान बने हुए, नालियां नहीं है। बरसात हो या पानी ज्यादा भर जाए तो रोड पे नालियों में पानी चले जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये झारखंड की हर क्षेत्र में ये समस्या है। मैं झारखंड को घूम चुका हूं, देख चुका हूं। आपको पता है उस कितनी बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन इसका निर्माण कौन कराएगा? आज कोई आदमी जेल गया तो कहता है कि मुझे जेल भेज दिया गया। जेल कोई कारण से नहीं भेजा जाता है, जज होता है। एफआईआर जहां रजिस्टर्ड होती है वो थाना होता है। कई आला अधिकारी इस चीज की जांच करते हैं, तब किसी बड़े मंत्री को जेल भेजा जाता है।
तो बिना बुनियादी आधार पर एक आम आदमी को कानून हाथ लगाने की इजाजत नहीं देगा, तो आप तो मंत्री रहे, तो किस आधार पर आप कहते हैं कि हमें जेल भेज दिया गया? इतनी भारत की कानून व्यवस्था खराब नहीं है, भरोसे करने लायक तो अभी फिलहाल है ही। आपको मैं बता रहा हूं, मंत्री इरफान अंसारी जी का मां का कुछ दिन पहले देहांत हो गया। हमें भी काफी दुख प्रकट हुआ, लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट निकल कर आई थी कि उनकी मां को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, जिनके कारण उनकी मां की स्थिति ऐसी हो गई। अब बताइए, जब एक मंत्री का परिवार, जिसको सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि उनकी सुरक्षा करनी होगी, उनके साथ ये परिस्थिति पैदा हो सकती है, तो झारखंड के गरीब आम जनता के पीछे क्या परेशानी खड़ा होगी, आप जरा सोच के बताइए तो हमको। बोकारो के मुद्दे या किसी और क्षेत्र के मुद्दे में ये बात कहीं आई है सामने? बिरसा मुंडा का जन्मभूमि, बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है झारखंड में। लोकसभा जैसे लोकप्रिय सदन, भारत की जननी संसद में उनकी तस्वीर चिपकाई गई है, विधानसभा में उनकी फोटो लगाई गई है, देश के कई जगह पर उनके स्मारक लगाए गए हैं। लेकिन कभी आप बिरसा मुंडा को लिहते गांव में उनके परिवार से आके मिलिए। क्या सरकार के पास इतनी पैसा व्यवस्था नहीं है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को जाकर के सुविधा मुहैया करा सके? आज भी वो मिट्टी का मकान है, पानी की खुटी में व्यवस्था नहीं है। वहीं से एक मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर रहा, अभी नया एमपी बनकर दूसरे पार्टी से आया है, तो सम्मान देने की आप बात करते हैं। मतलब सिर्फ आप सम्मान चाहते हैं कि हम फोटो में माला चढ़ा करके और लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वज हैं, ऐसे सम्मान मत कीजिए। आप पहले उस परिवार की सोचिए कि जब कोई विदेश से या कोई भारत के किसी कोने से झारखंड की और पर्यटन के क्षेत्र में आएगा, उसकी इच्छा होगी, वो जाके जब स्थिति को देखेगा तो जाके क्या अपने राज्य में बताएगा? कभी इस बारे में यहाँ का मंत्री या मुख्यमंत्री सोच रहा है? बस मैया सम्मान 2500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये आपको अभी दिया जा रहा है, गोगो दीदी में 2100 रुपया हम देंगे। घुसपैठ जारी है। घुसपैठ का मुद्दा मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। जो सेंट्रल बॉर्डर है उस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करता है। वहां पर केंद्र की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में एक संघ सूची का विषय आता है, 7वीं अनुसूची में, उसके अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी सेंटर का विषय है। तो आप बताइए, पहले बांग्लादेश है, उस पर बंगाल है, उसके बाद झारखंड है। झारखंड किसी समुद्री क्षेत्र से और किसी विदेशी देश से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है कि उनको रोका जाए? ये जिम्मेवारी किसकी है कि उनको रोका जाए? केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। और अगर उसके बाद भी वो इंडिया में आ चुके हैं, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी चिन्हित किया जाए, उनको इस देश से बाहर किया जाए, उनको बताया जाए कि ये मुल्क में आप घुसपैठिए नहीं चलेंगे। हमारे देश तो नागरिकता का प्रावधान करता ही है, आप नागरिकता लेकर के आइए, स्वागत है, आप चुनाव लड़िए, नेता बनिए, राष्ट्रपति बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, यहाँ तो आप नागरिक हैं तो बन सकते हैं। लेकिन जो घुसपैठ का मुद्दा इन्होंने उठाया है, तो पहली गलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि उन्होंने एंट्री कराया, और दूसरी गलती स्टेट गवर्नमेंट अपना माथा से बोझ हटाकर ऊपर डाल रही है। अगर हमारा सबसे पहले राज्य, सबसे पहले हमारा देश है, हमें इस मुद्दे पे देखना होगा ना कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो हम दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोका जाए। लेकिन नहीं, इस मुद्दे पे राजनीति करनी है। आज जेपीएससी की कितनी परीक्षाएं हो चुकी? जेपीएससी में आपको बता दूं, झारखंड किसी भी राज्य की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, वो दूसरी भारत में मुख्य परीक्षा और इस राज्य में पहली परीक्षा मानी जाती है, जिसके अंदर सिविल सेवकों की भर्ती की जाती है। इन नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है अपने राज्य व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, सरकार की योजनाओं को बुनियादी तरीके से वहां तक पहुंचाने की। 7वीं जेपीएससी पहले जितनी जेपीएससी परीक्षाएं हुई हैं, उस पर सीबीआई जांच चल रहा है। अगर सरकार तो कभी भाजपा की, कभी जेएमएम की रही ही है, इनका जिम्मेवार कौन है? जब हम आला अधिकारी को ही, भ्रष्ट अधिकारियों को ही गैर तरीके से भर्ती हो जाएगा राज्य में, तो वो क्या इस उस छात्र की, उस जनता की भरोसे को कितना समझ पाएगा?
हमको ये बात बताइए। इतना बड़ा सीजल का पेपर लीक हो गया, बाहरियों ने लीक कराया, भीतरियों ने लीक कराया। अरे यार, जब तुम्हारे पास पूरा शासन तंत्र है, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे पास सब कुछ, सारा आला अधिकारी तुम्हारे पास, पुलिस प्रशासन, झारखंड का हर एक आदमी आपका है, तो फिर किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बाहरी और भीतरी पेपर लीक करा दिया है? ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार में आप है, अधिकार आपका है। समझें? बात इस बात का है कि मूलभूत विषय की पलायन कैसे रुके, रोजगार झारखंड में स्कूलों का निर्माण कैसे हो, बेहतर टीचर कैसे नियुक्त किए जाए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कैसी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में कैसी मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, बोकारो सदर अस्पताल की बहुत खराब स्थिति है। आप ट्रीटमेंट कराइए, 5 रुपये का पर्चा कटता है, आप जाकर के दवा लीजिए, आपको डॉक्टर 2-3 मेडिसिन लिख देंगे। 2 मेडिसिन में, 3 मेडिसिन में 1 मेडिसिन मिलेगा, 2 मिलेगा नहीं, कभी 1 नहीं मिलेगा, बोलेगा बाहर से खरीद दीजिए। जब हमको 500-1000 रुपये का गरीबों को बाहर से दवा खरीदना ही है, तो हॉस्पिटल में फिर दवा बांटना ही बंद कर दीजिए। तो दवा की पर्याप्त आपूर्ति क्यों नहीं हो पाती है? जब इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो कैसे सामाजिक जीवन में योगदान दे पाएगा, जब वो काम ही नहीं कर पाएगा? इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहले पलायन को रोकने की व्यवस्था की जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, झारखंड में संस्थान जो चल रहे हैं उसमें बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए, ताकि जो मेडिकल इंजीनियर पैदा हो उनको झारखंड के अस्पतालों में और झारखंड के फैक्ट्रियों में ही तकनीकी योग्यता के रूप में काम करने दिया जाए। जो स्थानीय मजदूर हैं, जो हाथ के द्वारा काम करते हैं, उनको स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान किया जाए, ताकि वो अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ रह करके जीवन यापन कर सके। और जो ज़रूरत है अगर, तो वो तो आपको हायर करना ही पड़ेगा, उसमें दो बात नहीं है। कोई भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब आप मशीनें और उपयोग आप रसिया अमेरिका से मंगा सकते हैं फैक्ट्री में लगाने के लिए, तो लोग आएंगे, तकलीफ नहीं है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जिस क्षेत्र के लिए योग्य, उनको काम दिया जाए। तीसरी बात है, आपको जो ये परीक्षाएं होती आ रही हैं आज तक, उस पर थोड़ा सा अच्छे से काम किया जाए, रोजगार की व्यवस्था की जाए, नौकरियां दी जाए। तो महामहिम राष्ट्रपति को कांग्रेसों ने समर्थन नहीं किया, तो भाजपाइयों ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, तो आदिवासियों का खतरा बताया जा रहा है। ये सब तब रुक जाएगा जब हम मूल विषय पर काम करना शुरू करेंगे। आप केरला को देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वो राज्य हर चीज़ में सर्वोच्च है। वहाँ पे कोई लोकल पार्टी काम कर रही है तो कम से कम, अगर केरला में क्या ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है कि लिंगानुपात बेहतर है, शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर पर है, तो नेताओं का वहाँ पर ये ध्यान है कि हमारे राज्य के वासी हैं, हमको इनको विकसित क्षेत्रों से जोड़ना है, हमको इनको रोजगार देना है, इनको शिक्षा व्यवस्था करनी है। तो भारतीय जनता, हमारे पास एक ही विकल्प होता है, जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी पहचान है, कि एक मत और लाखों लोगों का भविष्य आपके हाथ में है। नेता किसी भी दल का हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, जेएलकेएम से हो, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार हो, आप उसमें एक चीज़ की तलाश करेंगे कि उसके अंदर मानवता नाम की चीज़ है या नहीं, जो शिक्षित या योग्य है या नहीं, वो हमारी बातों को विधानसभा में रख सकता है कि नहीं रख सकता है, वो उसमें ये क्षमता है कि नहीं कि वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से विधायक बन के आया है, उस क्षेत्र के लोगों के बीच में सामाजिक परिवर्तन ला सकता है कि नहीं, उनकी मानसिक सोच जो दिग्भ्रमित हो रही है उसको सही दिशा दिखा सकता है नहीं दिखा सकता है, हम उसको मतदान करेंगे। क्योंकि हमें झारखंड की परवाह है, झारखंड की खनिज संपदा की परवाह है, देश की परवाह है। हमें किसी भी समुदाय, जाति, धर्म की परवाह तब होगी जब हमारा समाज सुरक्षित होगा,
हमारा समाज शिक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।